नमस्कार साथियों, आज हम दर्शन और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो। शिक्षण से रिलेटेड शिक्षक वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीटेट, स्टेट या बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली जो एग्ज़ाम्स है, हेड मास्टर, हेड टीचर, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। 2 से 3 प्रश्न आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी महत्ता अपने आप में है। हम शुरू करते हैं इसको, दर्शन और शिक्षा के बारे में जानकारी। दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये दृश्य धातु से हुई है। संस्कृत का दृश्य धातु है, जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, देखना, अवलोकन करना। तो इसी से इस शब्द से इस दर्शन की उत्पत्ति हुई है। एक महत्वपूर्ण उपनिषद है ईश्वरोपनिषद। उसके अनुसार दर्शन का मुख्य कार्य सत्य के स्वरूप का अनावरण करना होता है। ईश्वरोपनिषद क्या कहता है कि सत्य के स्वरूप का अनावरण करना है। राधा कृष्णन क्या कहते हैं, तो उनके अनुसार दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? दृशल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, अर्थात अंतर्दृष्टि द्वारा अनुभव करना, अनुभूत ज्ञान, अंतर्दृष्टि द्वारा अनुभूत ज्ञान। यूनानी भाषा में फिलॉसफी 2 शब्द से मिलकर के बना है, फिलॉसॉफी। तो फिलॉस और प्लस सोफिया, इन दोनों शब्द का अर्थ है फिलोस मतलब प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, दोनों शब्द को मिला देंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है ज्ञान के प्रति प्रेम। यही दर्शन शास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। अगर यूनानी भाषा के अनुसार बात करें तो फिलोस प्लस सोफिया, याद कर लेंगे, फिलोस प्लस सोफिया, ज्ञान के प्रति प्रेम ही फिलॉसफी कहलाता है। प्लेटो ने क्या कहा है, तो प्लेटो के अनुसार पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का, जो जैसा है उसी रूप में उस चीजों को समझना, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। अरस्तु ने कहा है दर्शन ऐसा ज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये भी वही बात करते हैं कि यथार्थ स्वरूप की जांच करते हैं। इनका वर्ड है जांच। केवल बिलीव नहीं कीजिए, जो जैसा है उसको मान नहीं लीजिए, उसकी जांच कीजिए, खोज कीजिए, उसके बाद उसको विश्वास कीजिए। मतलब तर्कपूर्ण जांच की बात कर रहे हैं, लॉजिक से रिलेटेड है। बर्ट्रैंड रसल, ये भी मॉडर्न शिक्षा शास्त्र में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों में। तो उनके अनुसार विज्ञानों के मूलभूत आधारों का तार्किक अध्ययन, यहाँ भी लॉजिक से रिलेटेड किया गया है कि जो भी आप जानते हैं, बेसिकली आपके पास जो भी नॉलेज है, उसको तर्क के आधार पर विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद उसको आप अपने ज्ञान में शामिल कीजिए। ये भी बर्ट्रैंड रसल कहते हैं। R.W. सेलर्स, इनके अनुसार दर्शन क्या है? एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास। मतलब ज्ञान जो है इसको इन्होंने निरंतर प्रयास की संज्ञा दी है कि आप लगे रहिए। किसके बारे में लगे रहिए? तो मनुष्य की क्या प्रकृति है, उनके विषय कैसे हैं, और आप ज्ञान को बढ़ाते रहिए, प्रयास करते रहिए। यही दर्शन की विषय वस्तु है। अब दर्शन को कुछ उप प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख कुछ संप्रदाय उसके हैं और उनके संस्थापक हैं। उनका नाम हम देखते हैं। पहला है न्याय दर्शन। इसके प्रतिपादक या संस्थापक गौतम थे, महर्षि गौतम। वैशेषिक महर्षि कनाद है, इसको दो कर देते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा दर्शन जैमिनी द्वारा संस्थापित है, और वेदांत शंकराचार्य द्वारा ये किया गया है स्थापित। इसके अतिरिक्त नकारात्मक मानसिकता वाले दर्शन, निगेटिव फिलॉसफी, जिसमें न की ज़्यादा प्रबलता है, हर चीज़ का त्याग करना, नहीं करना आदि शब्द जहाँ भी मिले उसको आप नकारात्मक दर्शन कर सकते हैं। तो इसके मुख्य हैं बौद्ध, जैन और चारवाक। सभी दर्शनों का तात्कालिक समाज की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। जब भी कोई समाज है, उसमें जो उसके पुरोधा होते हैं, उनके द्वारा कहे गए बात
समयानुकूल होती है और लोग उसको तवज्जो देते हैं, लोग उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। तो जितने भी दर्शन हुए तत्कालीन समाज में किसी न किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता थी, उस पर उन्होंने मनन किया और अपना अपना वाद दिया और इससे समाज को तत्कालीन रूप से फायदा हुआ। तो इसी वजह से दर्शन है वो तत्कालिक समाज की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते ही डालते हैं। अब देखते हैं अध्ययन की विषय वस्तु, जैसे हम दर्शन शास्त्र को जैसे पढ़ रहे हैं उसमें उनके उपविभाग उपखंडों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर इनको किस प्रकार बांटा गया है। तो हम देख सकते हैं 3 वर्गों में रखा गया है। पहला तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स, दूसरा ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरा मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी। इसमें क्या कहा जाता है सो आप देखें। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स क्या है, इसमें तत्व क्या है, तत्व के बारे में तत्व है, इसके बारे में जानने की इच्छा है, इसकी प्रकृति क्या है, इस सच्चाई का पता लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान मीमांसा यह सत्य की खोज पर आधारित है। इसमें ज्ञान की प्रकृति, सीमाएं, ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान की विधियां, इन सिद्धांतों की वैधता, जो हमने थियोरीज देखी हैं उनकी वैलिडिटी क्या है, ये देखना है। विश्वसनीयता, कितना हम किस हद तक उस पर विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल है या नहीं है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी, इसके अंतर्गत प्रत्येक पदार्थ के 2 पक्ष, प्रथम पक्ष हैं तत्व पक्ष, दूसरा है मूल्य पक्ष वैल्यू। दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर शिक्षा के उद्देश्यों को अधिक समाजोपयोगी बनाया जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय मूल्यों, आदर्शों, नैतिकता का निर्माण किया जा सके। आखिर दर्शन क्यों जरूरी है या दर्शन का शिक्षा में क्या सहसंबंध है। तो दर्शन का यूज करके हमको क्या करेंगे, प्रयोग करके, और शिक्षा को अधिक समाजोपयोगी बनाया जाता है। तो शिक्षा कैसे प्रभावी होगी, तो जब उसमें राष्ट्रीय मूल्यों पर ध्यान दिया जाएगा, आदर्श और नैतिकता की बात होगी। इस प्रकार दर्शन का उपयोग कर और समाजोपयोगी हम बना सकते हैं। दर्शन का प्रयोग से पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम में चेंजेस आने होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें मुख्य चीज़ है विद्यार्थी में अनुशासन होगा। बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा बहुत सारा तत्व। शिक्षक में आदर्श कैसा होना चाहिए जिसको बच्चे अनुकरण करें, तो अनुकरण करने योग्य शिक्षक का जो आदर्श है उस मानदंडों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना, ये सब शिक्षा शास्त्र की देन है। दर्शन का ज्ञान मीमांसा महत्व यह बतलाता है कि मानव किस प्रकार वास्तविक तत्व अर्थात ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वास्तविक तत्व को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति ही ज्ञान मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है। सत्य ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं, सत्य क्या है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या हैं। लिमिटेशंस की भी बात की गई है। भ्रम विभ्रम की स्थितियां क्या है, इन सब पर तर्कपूर्ण चिंतन अगर करते हैं तो ये भी दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है जिसको शिक्षा ने करने का प्रयास किया है। मूल्य मीमांसा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति के जीवन के मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। मूल्य वैल्यूज, तो वैल्यू क्या है, जीवन के वैल्यू, उसके जो आदर्श होंगे, उसके जो जीवन के लक्ष्य होंगे, इन चीज़ों पे मूल्य मीमांसा में विचार किया जाता है। तत्व मीमांसा द्वारा आत्म तत्व, जीव क्या है, आत्मा तथा जीव के बीच संबंध क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा और जीव के बीच का संबंध क्या है, इन बातों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दर्शन और शिक्षा का पारस्परिक संबंध। दर्शन और शिक्षा पहले हम देख चुके हैं। दर्शन वैल्यू क्रिएट करता है और शिक्षा जो है उसका संरचनात्मक ढांचा, कि कैसे कैसे दर्शन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, समाजोपयोगी बना जाए। तो इसी विषय पर फिर से हम उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे से कॉरिलेटेड है। जहाँ दर्शन शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करने के लिए अति आवश्यक है, वहीं दर्शन द्वारा जो निर्धारित मूल्य है
उसको शिक्षा के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जाता है। फंक्शनल रूप से हम कहाँ उतारेंगे दर्शन को, कैसे प्राप्त करेंगे उद्देश्यों को, तो शिक्षा के द्वारा ही। शिक्षा दर्शन का गुणात्मक साधन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि दर्शन जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षा क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। दर्शन है तो शिक्षा व्यवहार या प्रयोग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं, एक दूसरे पर आश्रित भी है। अंतर संबंध केवल कोरिलेशन हो गया, एक और दूसरे के बीच में संबंध। यहाँ ये भी एक कदम आगे कहा गया है कि दर्शन और शिक्षा क्या है? एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेबल है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इतना व्यापक सहसंबंध दोनों के बीच में है कि एक दूसरे पर अंत में उन्हें आश्रित कहा जाता है। दर्शन जीवन के उन वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि को प्रभावित करता है। महान दार्शनिक फिलोसफर जो हुए हैं बड़े बड़े, वो क्या होते हैं? प्रायः महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। आप एग्जाम्पल देख लें, सुकरात हुए, खमेनियस, रूसो, जॉन डेवी, ये प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक थे और ये महान शिक्षा शास्त्री भी हुए। शिक्षा शास्त्र की अनेक थियोरीज इन्होंने दी है। अब भारतीय विद्वानों में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, टैगोर, ये सब क्या हुए? अरविंदो घोष, ये सब फिलोसफर भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो शिक्षा के आधारभूत ग्रंथों में शामिल हैं। शैक्षिक समस्याओं के समाधान में दर्शन का महत्व, जीवन के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है या फिर दर्शन द्वारा जीवन को उपयोगी बनाया जाता है। विद्वान हो या मूर्ख, सभी का अपना अपना जीवन दर्शन होता है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि सभी का, या विद्वान कहिए या मूर्ख कहिए, जीवन है तो उनका अपना जीवन दर्शन तो होगा ही। लाइफ जिस आधार पे, जिन सिद्धांतों पे, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जैसे जीना चाहते हैं वही आपका जीवन दर्शन हो गया, जिसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत कर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन दर्शन से दूसरों को भी प्रभावित करता है। यदि कोई मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, परेशान नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि वह घटनाओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखता है। ये भी एक अच्छा हो गया कि परिस्थितियों से मनुष्य विपरीत परिस्थिति में शांत है तो बोल सकते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से देखता है घटनाओं को। वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तटस्थ रहता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली के लिए दर्शन एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय संगठन, अनुशासन को निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा और दर्शन न केवल एक दूसरे से कोरिलेटेड है बल्कि एक दूसरे पे आश्रित है, अंतर संबंधित है तथा एक दूसरे पे डिपेंड करता है। नमस्कार। इसके पहले हमने देखा था शिक्षा और दर्शन के बीच जो संबंध है, इसको समझने का प्रयास किया गया था कि किस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्राप्त होते हैं एवं शिक्षा द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम निर्माण या शिक्षण विधियों का चयन। इस प्रकार दोनों के बीच सहसंबंध या अंततः एक दूसरे पर आश्रित होने की बात भी कही गई है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के सहयोगी हैं, परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जो दार्शनिक भी थे और कालांतर में शिक्षा शास्त्री के रूप में भी प्रख्यात हुए, उनमें से एक प्रमुख नाम आता है प्लेटो का। तो प्लेटो के बारे में हम लोग सीखते हैं। प्लेटो एक आदर्शवादी शिक्षा दार्शनिक थे। इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस नगर में हुआ था। पहले इनके बारे में जो है पॉइंट, ये क्या थे? आदर्शवादी शिक्षा दार्शनिक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ? एथेंस में 428 ईसा पूर्व में हुआ। प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में अकादमी नाम से एक शिक्षण संस्थान, इनका अपना एक इंस्टीट्यूट था, अकादमी खोला। इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है।
प्लेटो ने संवाद शैली में सभी ग्रंथ लिखे, मतलब इनका जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें लिखते थे, उसमें बातचीत का तरीका अपनाया गया था। इनकी पुस्तकें द रिपब्लिक, गार्जियन, लॉज, क्रिप्टो, प्रोटेगोरस, अपोलॉजी, स्टेट्समैन, सिंपोजियम आदि हैं। इन्होंने लगभग 36 ग्रंथ लिखे हैं। प्लेटो की शिक्षक विधि निगमनात्मक है। शिक्षक विधि निगमनात्मक, जिसमें पहले नियम की शिक्षा दी जाती है, उसके बाद उसके अंगों को या उस पर सामान्यता की ओर बढ़ा जाता है। शिक्षा संबंधी विचार पर प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में लिखा है। इनकी एक पुस्तक है द लॉज की शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है, मतलब शिक्षा ही सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसी के द्वारा हम सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सभी चीज़ों की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? शिक्षा द्वारा होगी। प्लेटो के अनुसार राज्य के नागरिकों के चरित्र को नियमों द्वारा सुधारना व्यर्थ है, इसके लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। शिक्षा ही उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकती है। प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रक्रिया मानते हैं। तो आइए इन बातों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? एक नैतिक प्रक्रिया है, मोरल प्रैक्टिस है। मतलब इसमें विद्यार्थियों के ऊपर चरित्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, इसके द्वारा सुधार और उत्कर्ष का प्रयास किया जाना चाहिए। केवल अगर हम चाहेंगे कि नियमों द्वारा शिक्षा हो तो नहीं हो सकता संभव। अगर आप सही ढंग से बच्चे का उत्कर्ष चाहते हैं, समाज का उत्कर्ष चाहते हैं, तो उनमें मोरल वैल्यूज, एथिक्स इत्यादि चीज़ों का बढ़ावा दीजिए, उनमें उत्कर्ष की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बालक के सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, मतलब हर तरह से एडजस्टेड हो, व्यक्ति जो हो वो एकांगी नहीं हो, समाज के विभिन्न धाराओं के साथ उसका एक जुड़ाव हो, राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात प्लेटो करते हैं। सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं। नागरिक कुशलता का विकास, इसी में अंतर्निहित ये भी है कि स्किल्स हो उसमें। बालकों की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। बालक पहले अपना विकास करेगा, उसके बाद कुशल होगा और राष्ट्र समाज के निर्माण में मदद करेगा। उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन के जो एथिकल गोल हैं उसके प्रति सत्य, शिवम और सुंदरम के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, जिससे वो जीवन का सही अनुभव कर सके। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना है। शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक चेतना को जगाती है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य उस परम सत्य की खोज करना है जो स्थान या काल से परे हैं। एक उद्देश्य वो मानते हैं कि अच्छे नागरिक तैयार करना, और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि समाज के भले के लिए अपना कार्य करे। उसके बाद अंतिम उद्देश्य की चर्चा के तौर पर कहते हैं कि परम सत्य की खोज करना है। तो इस प्रकार उन्हें सामंजस्यपूर्ण और सर्वांगीण विकास की बात की है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में धर्म नैतिकता को उचित स्थान दिया है। उन्होंने शिक्षा को जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया माना है। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षित करना चाहते थे। वर्तमान में स्त्री शिक्षा प्रासंगिक है। आज की शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक नैतिक विचार के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास का श्रेय भी प्लेटो को ही जाता है। मतलब प्लेटो ने ऑल अराउंड जो बात की है, सामंजस्यपूर्ण सर्वांगीण शिक्षा, तो उसमें ये सभी पहलू शामिल हैं। आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी तरह के विकास का उनको श्रेय दिया जाता है। प्लेटो की संवाद विधि आज के शिक्षण व्यवस्था की काफ़ी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। शिक्षा हम करते हैं, उसमें बातचीत करते हैं, बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, फिर उसका जवाब ढूंढने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनका जवाब बताते हैं। अतः ये संवाद विधि जो है ये प्रचलित हो गई है। रूसो ने प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ कहा है। वैसे भी BC के ये हैं, ईसा पूर्व के हैं में इनका जन्म हुआ है। तो उनकी ये कृति जो है द रिपब्लिक
इसको किसने? रूसो महोदय ने कहा कि प्लेटो द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है द रिपब्लिक, वो शिक्षा का प्रथम ग्रंथ है। एक याद कर सकते हैं, शिक्षा पर प्रथम ग्रंथ आता है क्वेश्चन में। अब अगले पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री के रूप में जो प्रमुख नाम है, उस नामों में स्विट्जरलैंड के निवासी रूसो, जीन जैकलिन रूसो का नाम प्रमुख है। तो रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को जेनेवा शहर स्विट्जरलैंड में हुआ। वह प्रकृतिवादी विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे। उनका बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। बचपन में ही उनके मां का देहांत हो गया। विद्यालय में मार खाने के कारण विद्यालय से अरुचि और घृणा हो गई। बहुत कम उम्र में धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ा, मतलब गहरा प्रभाव पड़ा। रूसो का शिक्षा दर्शन, इसमें मुख्य बात आप याद कर लेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ। कभी कभी आता है तो जिनेवा में हुआ। उनकी विचारधारा क्या थी? प्रकृतिवादी थी, प्रकृतिवादी, नेचुरल। और उसके बाद रूसो का शिक्षा दर्शन, नकारात्मक शिक्षा। रूसो की शिक्षा कैसी थी? तो नकारात्मक या निषेधात्मक कहेंगे। कैसा था शिक्षा व्यवस्था? नकारात्मक या निषेधात्मक। उनके अनुसार नकारात्मक शिक्षा का अर्थ है 12 वर्ष की उम्र तक बच्चों को प्रकृति के साथ छोड़ देना चाहिए, ताकि बालकों को सामाजिक विकास का अवसर मिल सके। इसमें ये थोड़ा सा विरोधाभासी है, इस वजह से इसको नकारात्मक कहा गया है। एक और जहाँ लोग कहते हैं कि बच्चा समाज का अंग होगा, समाज के साथ उसको पलवित पुष्पित होने देना चाहिए। उसका प्रथम विद्यालय परिवार है और आसपास उसके पड़ोस हैं, विद्यालय जाना जरूरी है। जबकि इनके अनुसार विद्यालय को किसी तरह के शिक्षा व्यवस्था थोपना नहीं चाहिए। छात्रों को 12 वर्ष की उम्र तक प्रकृति के साथ छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही प्रयोग करेगा और प्रकृति से ही विभिन्न तरह की शिक्षा ग्रहण करेगा। इस अर्थ में इनकी शिक्षा व्यवस्था को नकारात्मक कहा गया है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा मानव बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा बालकों में मनुष्यत्व को विकसित करे। इस अर्थ में उसे दर्शन में आदर्शवादी तत्व की झलक मिलती है। तत्व उनका दार्शनिक तत्व कैसा था? आदर्श की प्राप्ति, आदर्शवादी तत्व की झलक। व्यवहार से वो थे कैसे? तो प्रकृतिवादी थे। और शिक्षा दर्शन के उद्देश्य से आदर्शवाद की झलक मिलती है। रूसो बालक को वर्तमान में ही कार्य करने की सलाह देता है। उसने माना कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति ही सफल होंगे जो क्या करेंगे? वर्तमान में ही रहें और कार्य करें, वही सफल होंगे। रूसो ने प्रकृति तत्व के 3 अर्थ बताए। रूसो ने प्रकृति शब्द के कितने अर्थ बताए? 3 अर्थ बताए। कौन कौन? प्रकृति का अर्थ व्यक्ति की रुचि, प्रवृत्ति और संवेग। 3 अर्थ में रुचि, प्रवृत्ति और संवेग। दूसरी प्रकृति उन नियमों तथा सिद्धांतों को माना जो सृष्टि की समस्त वस्तुओं और क्रियाओं में विद्यमान है। तीसरी प्रकृति के रूप में उसने प्रकृति को समाज विरोधी अर्थ में प्रयोग किया है। समाज विरोधी अर्थ मतलब समाज जो है वो बच्चे का सही विकास नहीं होने देता, नेचुरल विकास में बाधक है। वो अपनी मान्यताएं, अपने नियम बच्चों पे लादते हैं, थोपते हैं। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम, शैशवावस्था, इसमें कहते हैं कि शारीरिक सुदृढ़ता के लिए खेल कूद, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बचपन के लिए इंद्रिय प्रशिक्षण, मतलब बच्चे का मोटर एबिलिटी जो होगा, उनकी इंद्रियां जो होंगी वो प्रशिक्षित होनी चाहिए। और इनका प्रशिक्षण खेलकूद, नृत्य, संगीत आदि द्वारा किया जा सकता है। बाल्यावस्था में इन्होंने मुख्य विषय भूगोल, प्राकृतिक भ्रमण, दस्तकारी, इन सब चीज़ों की शिक्षा देने की बात कही। किशोरावस्था में भाषा, साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन, धर्म, इन सभी विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। नारी शिक्षा, वह स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा न देने की वकालत करते थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा का उद्देश्य पुरुष के लिए सुख की प्राप्ति, सुख के साधन उपलब्ध कराना था।
ये इस वजह से भी नकारात्मक इनकी शिक्षा व्यवस्था को कहा गया है। शिक्षा नारियों के लिए बहुत अल्प चाहिए, और वो भी किस संदर्भ में चाहिए? पुरुष के लिए सुख साधन उपलब्ध कराने के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने चर्चा की। अतः स्त्रियों के लिए उन्होंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, गृह कार्य, नृत्य आदि चीज़ों का प्रशिक्षण आवश्यक माना। पुरुषों के अनुसार अनुशासन, डिसिप्लिन के बारे में क्या कहते हैं? तो वो बालकों को दंड देने के विरोधी थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बच्चे को दंड मिले। उनको बच्चों को प्रकृति द्वारा ही अनुशासन प्रदान करने पर बल दिया था कि बच्चा जो करेगा वैसा भोग देगा, प्रकृति ही उसे अनुशासित करेगी। रूसों के अनुसार शिक्षा में शिक्षकों का गौण स्थान था। उनका मानना है कि बच्चा स्वयं प्रकृति में रहकर अपनी जरूरत के अनुसार सारी चीजें सीख लेगा। शिक्षक केवल बच्चों को क्या करे? सही रास्ते पे डाले और कुछ गाइडेंस कर दे, पथ प्रदर्शन करना चाहिए। रूसो इतनी विभिन्नताओं के बाद, इतनी विरोधाभासों के बावजूद आधुनिक शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। वे उपदेशात्मक पठन विधि, उपदेश द्वारा पढ़ाना के विरोधी थे और बच्चों में स्वशिक्षा को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना। कौन शिक्षा का केंद्र बिंदु है? बच्चा। इस प्रकार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक पद्धति के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये लाइन पूछ लिया जाता है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक पद्धति के जन्मदाता, तो आप रूसो उत्तर करेंगे। इनकी शिक्षण विधि, करके सीखना, ये सब पॉइंट सीधे पूछ लिए जाते हैं। मुख्य शिक्षण विधि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, तो रूसो। इंद्रियजन्य शिक्षण अनुभव पर जोर डाला और व्याख्यान विधि के विरोधी थे। बालक की जिज्ञासा शांत करने के लिए वो खोज प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देते थे। वे वैज्ञानिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, वैज्ञानिक शिक्षा के समर्थक थे, आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। व्यक्तिवादी होते हुए भी शिक्षा के उद्योग धंधों के विकास पर उन्होंने बल दिया। कहा कि काम कैसे चलेगा, जीवन निर्वाह के लिए उद्योग धंधों का विकास बहुत जरूरी है। इस प्रकार शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के विकास में भी उनकी अहम भूमिका है, क्योंकि व्यक्तिवादी तो आप हैं ही, पहले व्यक्ति का विकास होगा, लेकिन व्यक्ति का काम बिना उद्योग धंधा, बिना सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के नहीं हो सकता। और इस प्रकार उन्होंने बच्चे को अंत में समाजीकरण के लिए उत्तर बाल्यावस्था के बाद समाज के साथ रहने के लिए वकालत की थी कि लोग आएँ और सामाजिकता को सीखें, समाजोपयोगी बने। रूसो व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व का आदर करते थे। रूसो के अनुसार मानव जीवन के 4 काल होते हैं। पहला बचपन, जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष और किशोरावस्था 15 से 20 वर्ष। रूसो के अनुसार, यहाँ ये रूसो होगा, रूसो के अनुसार 12 वर्ष तक बालकों को प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन मिलना चाहिए। ये बहुत ही जटिल बात है, आगे इसकी आलोचना हुई कि बालक को अगर छोड़ देंगे, उसको अपना ज्ञान है नहीं और प्रकृति परिणाम देगी, वो तो कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। आग से अगर वो जल करके ही सीखेगा, हो सकता है भयंकर भीषण दुर्घटना में उसका बहुत क्षति हो जाए। या सर्प को नहीं जानता है तो पूर्व ज्ञान द्वारा बताते हैं कि सर्प से के दूर रहना चाहिए, उसमें विष होता है, मर जाता है। लेकिन अगर समाजीय शिक्षा ना दे तो बच्चे की जान भी जा सकती है ये सीखने में। पूर्व किशोरावस्था में भावात्मक शिक्षा मिलनी चाहिए। रूसो की भावात्मक शिक्षा का अर्थ उस प्रशिक्षण से है जो बालक समय से पूर्व उन शक्तियों एवं कर्तव्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है जो बड़े में होती है। मतलब रूसो का भावात्मक शिक्षण कह रहा है कि जो चीज़ें बड़ों में हैं वो उनका विकास वो समय से पहले ही कर लेना चाहता है बच्चा, अपने हिसाब से, अपनी सीखने की गति के आधार पर, अपनी प्रज्ञा शक्ति के आधार पर, और ये सब चीज़ें प्राकृतिक सानिध्य में ही होंगी। रूसो के अनुसार बालक स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु स्वतंत्र पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन संसार में आने पर
विभिन्न प्रकार से बांध दिया जाता है। यही समाज को वो बुराई के रूप में देखते थे कि समाज के विभिन्न प्रकार के नियम जो है तो बालक को बांध देते हैं। रूसो कहते हैं कि किशोरावस्था में बालक के मन में बहुत सी भावनाएं उठती हैं, उसे सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों की शिक्षा मिलनी चाहिए। बालक को समाज के गुणों दोषों की शिक्षा मिलनी चाहिए। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि बालक का 12 वर्ष तक वो चाहते थे केवल प्रकृति के सानिध्य में विकास हो, लेकिन बालक का हेतु क्या है? बालक बनेगा, बड़ा होगा तो उसे सामाजिक होना चाहिए, वो समाज का एक अंग हो, समाज को कुछ दे, समाज के लिए उपयोगी हो। तो अंत में वो किशोरावस्था में सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों की शिक्षा को जरूरी मानते थे कि बालक आए और समाज में अपनी जिम्मेदारियों, अपने उत्तरदायित्वों को अच्छे से निर्वाह करे। रूसो चाहते थे कि बालक कहाँ कहाँ जाए इस शिक्षा के लिए, तो अस्पताल, जेल, अनाथालय, इन चीज़ों का भ्रमण करे, अवलोकन करे। यहाँ से उन्हें समाज की बुराई को समझने का मौका मिलेगा। इस प्रकार निजी अनुभव को शिक्षा में महत्व देते थे कि आपको केवल बता देंगे कि अस्पताल क्या है, अस्पताल लोग क्यों जाते हैं, विभिन्न तरह के रोग क्या हैं, उनके कारण क्या है, या मानसिक रूप से जो सही नहीं है, जो असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, वो जेल में रहते हैं, तो जेल में क्यों रहते हैं, वहाँ उनको किस तरह का अनुभव सही है या गलत है, इन चीज़ों की शिक्षा के लिए, निजी अनुभव द्वारा प्राप्त शिक्षा के लिए अस्पताल, जेल, अनाथालय आदि जगहों पे बच्चों का जाना आवश्यक है। अब थोड़ा उनका इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि कैसा उनकी शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। तो पहला है समाज विरोधी। रूसो ने के जो विचार हैं वो समाज विरोधी थे और 12 से 15 वर्ष तक बच्चों को समाज से अलग रखना चाहते थे। इस प्रकार बच्चों में सामाजिक गुण विकसित नहीं हो सकता। इनके जो विरोधी हैं, आलोचक हैं, वो कहते हैं जब बच्चों को मुख्य समाजीकरण की अवस्था है, वहाँ उस समय तो आपने समाज से अलग रखा, उसके बाद उसका समाजीकरण कैसे होगा? अच्छे ढंग से समाजीकरण नहीं हो सकता। अगर हम रूसो की शिक्षा व्यवस्था को लें तो उसमें समाजीकरण उचित ढंग से विकसित नहीं होगा। निषेधात्मक शिक्षा, समाज से दूर रहकर शिक्षक, पुस्तक, समाज, ये क्या है? ज्ञान के भंडार हैं। पुस्तक और समाज, शिक्षक, ये सब क्या है? पहले से इनके पास विभिन्न तरह के ज्ञानों का संग्रह, संकलन है। लेकिन जब बच्चा समाज से दूर रहेगा, इन सब से दूर रहेगा, तो इस संचित ज्ञान से दूर रखना चाहते हैं, जो सही नहीं था, ठीक नहीं था। परस्पर विरोधी विचार, एक उनकी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है इमाइल। उसमें उन्होंने बच्चे को क्या किया है? 15 वर्ष तक इस बच्चे को रखा है। शिक्षा कहाँ दिया है? प्रकृति के सानिध्य में दिया है और बाद में उसे सामाजिक प्राणी बनाने के लिए समाज के बीच वापस लाए हैं। तो ये दोनों विचार क्या हैं? विरोधी हैं। प्राकृतिक अनुशासन काफ़ी दोषपूर्ण था, बड़ा कष्टदायक था, जानलेवा भी हो सकता था, पहले ही देख चुके हैं इन बात को। नारी शिक्षा, काफ़ी इन्होंने नारी शिक्षा में संकुचित विचार रखे हैं, काफ़ी संकीर्ण विचार रखे हैं। ये पुरुषों के अधीन, रूसो के अनुसार नारियों का कार्य पुरुषों के सुख में वृद्धि करना था, तो यही बात बहुत ही उल्टी है। प्रमुख पुस्तक हैं रूसो ने लिखी है, वो आप देख लेंगे। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, जूली और द हॉलवाइज, कन्फेशंस ऑफ द जीन जैक्स रूसो। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें जो कि रूसो द्वारा लिखी गई हैं। इस प्रकार हमने संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, समझने का प्रयास किया कि रूसो क्या थे, कैसे उनकी परिस्थिति हुई और उनके लालन पालन में कोई था नहीं, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार एक बालक जो समाज के कटु अनुभवों को देखा, एक ऑर्फन चाइल्ड जिसके जीवन में विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ आती है, तो उसका समाज विरोधी होना आवश्यक ही था। परंतु इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा, बाद में मनुष्य को सामाजिक बनाने का भी प्रयास किया। इनका शिक्षा दर्शन आज भी बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
अब अगले जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं उनमें नाम एक प्रमुख आता है जॉन डीवी। ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। जन्म बरमाउंट नगर के बर्लिंगटन गांव में 1879 में हुआ। जॉन डीवी आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद के समर्थक, बोल्ड पहले से कर दिया गया है कि जॉन डीवी क्या हैं, प्रयोजनवाद के, प्रैग्मेटिज्म के समर्थक हैं। प्रैग्मेटिज्म भी इसको कहते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म के प्रबल समर्थक हैं। पेस्टालॉजी, फ्रोबेल के समय चली आ रही सामाजिक भावना को जॉन डीवी ने आगे बढ़ाते हुए नई दिशा प्रदान की। शिक्षा की समाप्ति के बाद शिकागो विश्वविद्यालय में क्या बने, वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वहाँ उन्हें शिक्षा शास्त्र पढ़ाने को बोल दिया गया, बने दर्शन के फिलोसफर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, और वहाँ उन्हें बोला गया कि शिक्षा शास्त्र भी पढ़ा दीजिए। तो उनकी रुचि शिक्षा शास्त्र में भी हो गई और अनेक तरह के प्रयोग किए और एक अपने आप का स्कूल खोला जिसका नाम प्रोग्रेसिव स्कूल था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। प्रोग्रेसिव स्कूल किसने खोला, तो जॉन डीवी ने खोला। अपने शिक्षा संबंधी अनुभवों को उन्होंने अपनी पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में लिखा। ये इनके द्वारा लिखी पुस्तक है, स्कूल एंड सोसाइटी। जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचार, तो जॉन डीवी ने क्या कहा, शिक्षा और दर्शन में उच्च संबंध है। शिक्षा को और दर्शन को काफ़ी अंतर संबंधित विषय इन्होंने माना। दर्शन द्वारा निर्धारित मूल्यों को शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार अपनी सामान्य अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। अपनी सामान्य अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। वे शिक्षा को दर्शन की प्रयोगशाला मानते थे। शिक्षा क्या है, दर्शन जो भी चाहता है उसका प्रयोग कहाँ करेगा, तो शिक्षा में करेगा, शिक्षण व्यवस्थाओं में करेगा, जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों के ऑथेंटिकेशन होती है, प्रामाणिकता की जांच होती है। जॉन डीवी के अनुसार जीवन की समस्याओं को सुलझाने में दर्शन सहायक है। दर्शन का लक्ष्य किसी आध्यात्मिक तत्व की खोज करना नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्षों में प्रतिष्ठित मूल्य का परीक्षण और नए मूल्य का सृजन करना है। इन्होंने अध्यात्म की चर्चा की नहीं। कहते हैं अध्यात्म कोई जरूरी विषय नहीं है। ये क्यों प्रासंगिक है, तो दर्शन का उपयोग प्रासंगिक है। जो भी पहले से समाज में प्रतिष्ठित मूल्य हैं उनको टेस्ट कीजिए कि वो सही है नहीं है, समीचीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो नए मूल्यों का सृजन कीजिए जो तत्कालीन और भविष्य के समाज निर्माण के लिए उपयोगी हो। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। बिल्कुल, पहले भी हमने देखा कि वो समाज के लिए जो है वो ठीक है तो टेस्ट कीजिए, नहीं तो नई संरचना कीजिए। समाज के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये भी बड़ी बात कहते हैं कि रूसो के विरोधी हो गए इस मामले में। वो समाज को नहीं मानते उपयोगी, समाज ही बंधन में जकड़ने वाला बताते हैं रूसो। जबकि जॉन डीवी कहते हैं कि व्यक्ति का समाज के बाहर कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बाहर है ही नहीं। उन्होंने कहा शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रिया है। एक प्रोसेस कहते हैं जो किसके लिए है, उसका हेतु व्यक्ति है। व्यक्ति ही करता है, व्यक्ति के लिए ही होता है, व्यक्तियों के द्वारा होता है। ये सेम अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है उसी के अनुकूल शिक्षा में इसको कहा जा सकता है। जिस प्रकार भोजन एवं संतानोत्पत्ति का शारीरिक जीवन से संबंध है, वही संबंध शिक्षा का सामाजिक जीवन से है। इस शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डीवी लिखते हैं कि शिक्षा अनुभव का सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में समस्त क्षमताओं का विकास करती है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं का पूर्ण करने के योग्य बनाती है। शिक्षा कहाँ से हो, शिक्षा अनुभव के सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है कि आप अनुभव कीजिए और उस अनुभव से आपको जो सही लगे उसको शामिल कीजिए, जो गलत लगे उसको एडिट करके डिलीट कर दीजिए। तो इस प्रकार से वो क्या है, सामाजिक जीवन से अभिन्न चीज़ है। शिक्षा जो है सामाजिक जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है और
अनुभव द्वारा उस शिक्षा को क्या कीजिए, फिर पुनर्निर्माण कीजिए। सारी क्षमताओं का विकास इसी से होता है। इस प्रकार शिक्षा को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। शिक्षा का तात्पर्य अनुभव को विकसित, परिवर्तित, संशोधित करना होता है। प्रगतिशील शिक्षा सामाजिक आवश्यकता और कार्य है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु जीवन ही है। इसके माध्यम से आप दुनिया बदल सकते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। जॉन डीवी प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुरूप शिक्षा के कोई पूर्व निश्चित या अंतिम उद्देश्य नहीं मानते। इनके अनुसार शिक्षा का पहले से कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है या हमको ये करना है शिक्षा के द्वारा, ये नहीं मानते। उन्होंने इडिटेबल प्रोसेस बताया, सतत प्रोसेस बताया, कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया, तो कोई फाइनल उसका उद्देश्य नहीं बताते हैं। उनके उद्देश्यों में विभिन्नता होती है, क्यों नहीं हो। उनके उद्देश्य बालकों के लिए भिन्न होते हैं। उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक आधार पर बोला कि हर बालक हर प्रकार से चिंतन करता है और उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उद्देश्य बालकों के हिसाब से भिन्न भिन्न होंगी। बालक की आयु के आधार पर भी बदलते रहते हैं। शिक्षण उद्देश्य जो है बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और ओल्ड एज में कुछ और हो जाएगा उनका अनुभव। उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए जॉन डीवी ने शिक्षा के उद्देश्यों की 3 विशेषताएं बताई हैं। वो मुख्य कौन 3 विशेषताएं हैं? तो बालक की आवश्यकता के अनुरूप जैसी बालक को नीड है वैसा उसको शिक्षा प्रदान कीजिए। बालक की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक की क्रियाओं, आवश्यकताओं पर ही आधारित होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य वातावरण का निर्माण करना होना चाहिए। ऐसा निर्माण करे वातावरण जिससे बालक अपना बेस्ट दे सके, अपनी क्षमताओं को आसानी से संगठित करे और बढ़िया उसका यूटिलाइजेशन करे, संगठन करे क्षमताओं का और उसमें परिवर्धन करे। शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं अंतिम न होकर विशिष्ट और तात्कालिक होना चाहिए। उद्देश्य अगर है भी तो कैसा होना चाहिए? जनरल कोई थॉट नहीं होना चाहिए, ये करना वो करना। वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार उसके विशिष्ट उद्देश्य होंगे और तात्कालिक होंगे। मतलब एज के डेवलपमेंट के आधार पर ये बदलता जाएगा। हर विकास की अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य में परिवर्तन आ जाएगा और ये सामान्य न होकर के क्या होता है? विशिष्ट होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल थॉट पे आधारित है, व्यक्ति विशेष के जुड़ा हुआ है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब देखिए उन्होंने पाठ्यक्रम कैसा हो इस पर चर्चा की, तो कहा कि जो पाठ्यक्रम उनके समय में प्रचलित थे वो ठीक नहीं थे, उसमें आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो पहले से दिया गया पाठ्यक्रम है उनमें छात्र की रुचि अच्छी नहीं है। उनके विचारधारा के अनुसार बालक की आवश्यकता परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है तथा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम हो सकता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण कुछ इस तरह से होना चाहिए। निर्धारक तत्व क्या होने चाहिए? तो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पहला होना चाहिए उपयोग का सिद्धांत के आधारित, जैसे ऐसे विषय शामिल किया जाना चाहिए जिसका जीवन में उपयोगिता हो। कौन कौन? तो गृह विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र, बुनाई, कताई ऐसे विषय अवश्य रूप से शामिल किए जाने चाहिए उपयोगिता के आधार पर। रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के रुचि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये इंडिविजुअल आधार पर, तो बच्चे की जिसकी जैसी रुचि होगी वैसा पाठ्यक्रम उसको देना चाहिए। जनरलाइज नहीं होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। तो विशिष्ट तभी होगा जब प्रत्येक बालक अपनी रुचि को ध्यान में रख करके और शिक्षण प्राप्त करेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है कि पाठ्यक्रम निर्माण बालक की क्रियाशीलता पर, बालक एक्टिव रहे, पैसिव नहीं रहे, केवल उसको रटे मत। उनका मानना है कि पाठ्यक्रम में उन क्रिया और विषयों का स्थान मिलना चाहिए जो बालकों को क्रियाशील रखें। लचीलेपन का सिद्धांत। डीवी का मत है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके केंद्र बिंदु में बालक हो। बालक को केंद्र बिंदु में रखना ही चाहिए, और जब बालक को केंद्र बिंदु में रखेंगे तो उसकी जो क्षमता है, सीखने की क्षमता या रुचि और उसकी नीड, आवश्यकता, इन तीनों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए। बनाना और चयन करना दोनों थोड़ा सा
अलग अलग चीज़ है। तो पाठ्यक्रम तो कई तरह के बने हुए हैं, विशेष करके विशेष एज ग्रुप में और बच्चे की नीड के अनुसार उनकी क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन होना चाहिए। सहसंबंध और सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। डीबी कहते हैं कि सामाजिक अनुभव जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको विषयों के साथ एक विषय से दूसरे को सहसंबंधित को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें एक विषय का सहसंबंध दूसरे से हो और सामाजिक अनुभव को महत्व मिले। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि कुछ सिद्धांतों के आधार पर संगठित करने की बात करते हैं। जैसे मुख्य सिद्धांत है करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, अवलोकन ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना, खोज द्वारा सीखना। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियां हैं। डीबी ने इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उनके शिष्य किलपैट्रिक, डीबी के शिष्य जो है किलपैट्रिक महोदय ने एक विधि, शिक्षण विधि बनाया जिसको परियोजना विधि भी कहते हैं। आधुनिक शिक्षा जगत में यह काफ़ी प्रचलित विधि है। प्रोजेक्ट बनाते हैं आजकल, ये काफ़ी फेमस हो गया। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि ये काफ़ी प्रचलित है आधुनिक समय में। जॉन डीबी के विद्यालय संबंधी अवधारणा, विद्यालय के बारे में उनकी सोच, उनका कॉन्सेप्ट कैसा था, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन डीबी। वे विद्यालयों को समाज का लघु रूप मानते थे। विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप मानते थे। इसलिए वह चाहते थे कि विद्यालय का वातावरण समाज के वातावरण के अनुकूल हो। विद्यालय का वातावरण कैसा हो, समाज के वातावरण के अनुकूल हो। इस प्रकार के सामाजिक वातावरण में बालक एक दूसरे के अधिकारों, विचारों एवं व्यक्तित्व का आदर करना सीखेंगे तथा समाज के लोगों के अनुरूप व्यवहार करना सीखेंगे। जॉन डीबी ने विद्यालय में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप वातावरण की कल्पना की। वातावरण में सामाजिक वातावरण को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। सामाजिक वातावरण, छात्र को सामाजिक गुण का प्रशिक्षण स्वतः मिल जाएगा। तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, सामाजिक वातावरण होना चाहिए। विद्यालय को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। तो जैसा आप सामाजिक वातावरण रखेंगे वैसा बच्चे का वैसा ही विकास होगा। अतः विद्यालय को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अनुशासन, डीबी का मानना है कि बच्चे विद्यालय का वातावरण स्वतः अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन हो लेकिन क्या हो, स्व अनुशासन हो। विद्यालय का वातावरण कैसा हो, स्व अनुशासन होना चाहिए जिसमें सभी लोग अनुशासन का पालन करें, जिससे प्रेरणा पाकर बालक में स्व अनुशासन का प्रवृत्ति जागृत हो। बालक में क्या होगा, स्व अनुशासन कहाँ से आएगा, तो जब जिस विद्यालय में सभी लोग अनुशासन का पालन करेंगे तो बच्चे में भी स्व अनुशासन अपने विकसित हो जाएगा। स्व अनुशासन की प्रेरणा बच्चे में विकसित हो जाएगी। शिक्षक सहित सभी लोग अच्छे व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो बालक में अपने आप अनुशासन आ जाएगा। जॉन डीबी ने अपने शिक्षा में शारीरिक दंड का निषेध किया है। इनके अनुसार भी शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए। आधुनिक शिक्षा जगत को जॉन डीबी की देन। डीबी शिक्षा को जीवन मानते हैं, इसे आवश्यक क्रिया मानते हैं जिससे सभ्यता की रक्षा और विकास करना संभव होगा। पहले कहते हैं डीबी क्या, शिक्षा जीवन, शिक्षा ही जीवन है और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्शन है और इसी से क्या होगा, सभ्यता की रक्षा होगी, सभ्यता का विकास होगा। इन्होंने शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। समय, देश और परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार की शिक्षण विधि की व्यवस्था का इन्होंने उल्लेख किया वह अत्यंत सराहनीय है। जॉन डीबी के अनुसार जो शिक्षा में सुधार हुआ उनको शिक्षा की देन कहते हैं। तो शिक्षा में उन्होंने क्या क्या दिया इसके बारे में, शिक्षा में उनकी देन। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता बताया। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सामाजिक कुशलता। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज का विकास परस्पर संबंधित है। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास स्वतः हो जाएगा। विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में कुछ सिद्धांतों की चर्चा की जो बहुत अति उपयोगी है। अभी प्रोजेक्ट मेथड हम लोगों ने देखा है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये इन्हीं के शिष्य किलपैट्रिक द्वारा प्रचलित किया गया है। लर्निंग बाय डूइंग वगैरह सिद्धांत हैं जो अभी चलते हैं। प्रोजेक्ट मेथड हो गया।
शिक्षा जगत को किलपैट्रिक ने नई शिक्षण विधि परियोजना विधि आगे लिखाई हुआ है, जो डीवी के सिद्धांतों पर ही आधारित है। बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को बताया गया कि चाइल्ड जो है उसको आप समझिए, साइकोलॉजिकली समझिए, उसकी नीडों को समझिए और विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करिए। बालक को केंद्रीय स्थान दिया। बालक का रोल क्या है? सेंट्रल पोजीशन। चाइल्ड ऑक्युपाई सेंट्रल पोजीशन इन कहाँ? इनके शिक्षा व्यवस्था में। सारी चीज़ों का केंद्र बिंदु बच्चा ही है। शिक्षा में स्वानुशासन के विकास पर बल दिया। अनुशासन कैसा हो? स्वानुशासन हो। सामाजिक अनुशासन को महत्व किया। विद्यालयों को समाज का लघु रूप कहा। इस प्रकार ये सब शिक्षा की इनको देने थी। अब इनकी आलोचना, जैसे सत्य को अस्थायी मानते हैं, अध्यात्म तत्व की अवहेलना करते हैं, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो अध्यात्म तत्व की अवहेलना करना ठीक बात नहीं। ये कई शिक्षा शास्त्री या कई जीवन दर्शन इसको मानते हैं कि अध्यात्म ही सबसे ऊंचा स्थान रखता है जीवन में। जीवन में सब चीज़ की प्राप्ति हो, लेकिन अध्यात्म की नहीं हो तो जीवन अधूरा मानते हैं। परंतु डीवी इसी को अस्थायी मानते हैं। इन्होंने आत्म तत्व की अवहेलना की है। कोई निश्चित पाठ्यक्रम पे उन्होंने और उद्देश्य पे बल नहीं दिया है। शिक्षा में अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो उद्देश्य तो होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं। कोई सामाजिकता की बात करते हैं, परंतु सामाजिक उद्देश्य की बात नहीं कर पाते हैं। केवल अनुकरण द्वारा शिक्षा हो, केवल तो बच्चे में तो हर तरह की चीज़ के अनुकरण का विकास हो सकता है। अच्छा बुरा दोनों समाज में है, किसको सीखे। तो इस तरह से उद्देश्यहीनता इनका एक प्रमुख दोष माना जाता है। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था किए हैं, लेकिन वो स्किल लर्निंग के टाइप में नहीं किए हैं। किस तरह के विशेष शिक्षा की बात करते हैं, ये विचार भी अस्पष्ट। अब मूल्यांकन संबंधी कुछ बात है कि उनके जी शिक्षा दर्शन को इवेलुएट करते हैं, तो उसमें भी वही लिखा होगा। कमियों कर लीजिए। इन कमियों के बावजूद भी जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन अपने आप में अभूतपूर्व है। उनकी शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा जगत के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। डीवी के विचारधारा ने शिक्षा को समाज से जोड़ने का प्रयास किया है। समाज से तो मुख्यतः उन्होंने जोड़ा ही है, समाजीकरण की बात की है। बालकों में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, का विकास किया है। वे सर्वसाधारण को शिक्षा देने की वकालत करते हैं, जो आधुनिक समय की आवश्यकता है। जॉन डीवी एक उच्च कोटि के दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्री थे। इनके कार्यों के लिए शिक्षा जगत उन्हें सदैव याद रखेगा। इस प्रकार हमने जॉन डीवी, प्लेटो और रूसो, इनकी शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक आदर्श, दर्शन जो उनमें था, उसको कैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाए, इस बातों की चर्चा किए। और उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक इनकी शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरह अपना स्नेह बनाए रखें, और आगे हम फिर अन्य तरह के चीज़ों को भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने में। धन्यवाद। नमस्कार।